खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल सरकार की एक और उकसाने वाली कार्रवाई से बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में लाल बकैया नदी पर बन रहे बांध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने इसकी पुष्टि की। उनका कहना है कि लालबकैया नदी में नो मैंस लैंड का हिस्सा है, जिसके बावजूद नेपाल सरकार गंडक बांध के लिए मरम्मत के काम को इजाजत नहीं दे रही है। बात केवल लालबकैया नदी तक ही सीमित नहीं है। नेपाल ने और भी कई जगहों पर मरम्मत काम में बाधा डाली है, जिसके बाद बिहार सरकार जरूरी सामान इन इलाकों तक नहीं पहुंचा पा रही है। बिहार सरकार के मुताबिक हमारे इंजीनियरों के पास बाढ़ से लड़ने का जरूरी सामान नहीं पहुंचेगा तो बांध की मरम्मत का काम प्रभावित होगा। अगर नेपाल में भारी वर्षा के कारण गंडक नदी का जल स्तर बढ़ता है तो यह एक गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। नेपाल की इस हरकत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक और जहां सत्ताधारी पार्टी के नेता सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष बाढ़ और नेपाल के मुद्दे पर हमलावर हो गया है। थे तो बिहार का तो मेजर पार्ट फ्लड में डूब जाएगा। बारिश ऐसे ही हो रही है और आज तक ऐसा नहीं हुआ। बैरियर लगा के बंद कर दिया पूरा। वो एक एरिया एक्सेस हमेशा रहा है, वहां पर सामान ले जाना, इंजीनियर जाना। तो हम लोग एमईए से भी बात कर रहे हैं और जहां जहां राइट प्लेस है वहां बात को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो डीएम वगैरह भी जो उस साइड के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं नेपाल साइड में, उनसे बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। ये तो पूरा फेलियर नीतीश कुमार जी का है कि इन्होंने कोई बाढ़ को लेकर के कोई समाधान नहीं किया। और नेपाल से हमारा तो बेटी और रोटी का रिश्ता है, तो ये मामला तो समाधान हो सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो ये जो मामला, इसको समाधान करना चाहिए था। नेपाल से हमारा पुराना रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, और इनकी केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, 15 साल तक मुख्यमंत्री बने, तो अब तक बांध के निर्माण में कभी जो है चूहा खा जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और स्पेशली हम लोग जब डिप्टी सीएम थे तो इसके लिए तो बाढ़ के लिए, फ्लड के लिए अलग से इंजीनियरों का ग्रुप बनाया गया, सेल बनाया गया। अब यहाँ नेपाल के रुख से अहम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नेपाल चाहता क्या है, क्यों वो बेवजह भारत से पंगा ले रहा है। भारत से उलझना नेपाल की मजबूरी है या रणनीति? रोटी बेटी के रिश्तों को क्यों भूल रहा है नेपाल? क्या नेपाल की साजिश एक बार फिर बिहार में बड़ी तबाही के संकेत हैं? और आखिर क्यों डैम की मरम्मत से नेपाल के पेट में दर्द हो रहा है? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान के साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिर मामला क्या है पूरा मामला। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। नेपाल ने लाल बकैया नदी पर बन रहे बांध में बाधा डाली है। गंडक बैराज की मरम्मत में नेपाल ने रोड़ा अटकाया। नेपाल ने इलाके में बैरियर लगाया और काम को रोक दिया। गंडक बैराज के 36 गेट हैं, जिसमें से 18 गेट नेपाल की तरफ हैं। भारत के हिस्से के 17वें गेट तक मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। नेपाल में पड़ने वाले 18वें और से लेकर 36वें गेट की मरम्मत में दिक्कतें आ रही हैं। तो गंडक का जलस्तर भी बढ़ा तो बिहार पर बड़ा खतरा हो सकता है। 2017 में नेपाल के चलते बिहार में जबरदस्त बाढ़ आई थी। 2017 में डैम का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। नेपाल ने डैम के काम में पहले भी बाधा डाली थी। स्थानीय लोगों ने एसएसबी जवानों से बदसलूकी भी इस दौरान की है। वही 1989 से अब तक बिहार में बाढ़ से नुकसान कितना हुआ, ये देखिए आप। 18,570 लोगों की बाढ़ से मौत हुई, 25,776 मवेशी और जानवर मारे गए,
7.70 करोड़ हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो गई। 3.74 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल बर्बाद हो गई। फसल खराब होने से 7,969 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1.15 करोड़ मकान क्षतिग्रस्त हुए। सार्वजनिक इमारतें टूटने से 4,151 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो बिहार में अब तक बाढ़ से यह नुकसान है। तो और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीकांत, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट दिखाई, जो अब सीमा विवाद नेपाल के साथ बिहार का शुरू हो गया है, ये कोई पहला नहीं है, विवाद पहले भी चला है। लेकिन रोटी जो बेटी का संबंध बताया जा रहा था, कहा जा रहा था एक सांस्कृतिक संबंध है, एक व्यवहारिक संबंध है, बातचीत से हर चीज सुलझ जाती है। लेकिन इस बार नेपाल का रुख कुछ अलग नजर आ रहा है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, जब से चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ा है तब से नेपाल के स्वर बदल गए हैं। अब तो नेपाल की जो प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी है उसने ये यहाँ तक कह दिया है कि जो गोरखा कमांडो है वो चीन के खिलाफ युद्ध न लड़े और अगर ड्यूटी पर है तो छुट्टी पर आ जाए, छुट्टी पर है तो ड्यूटी ज्वाइन न करें। तो लगातार नेपाल की तरफ से भारत के साथ झड़प हो रही है। नेपाल की और बिहार की सीमा पर नेपाल पुलिस ने गोली चला दी थी, एक बिहार का व्यक्ति मारा भी गया था, 3 लोग जख्मी हुए थे, एक को नेपाल ने अगवा कर लिया था, नेपाल की पुलिस ने उसको 3rd डिग्री दी और उसके बाद छोड़ा। और अब पूर्वी चंपारण में बांध का मरम्मत का कार्य चल रहा था, वहाँ पर नेपाल ने अड़ंगा लगा दिया है, बांध का मरम्मत नहीं करने दे रहा है। और नेपाल की तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने से बाढ़ की नौबत पैदा हो गई है बिहार में, क्योंकि गंडक का जल स्तर काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है। बिहार के कई इलाकों में नेपाल का पानी अब घुसने लगा है। तो गंडक नदी का जल स्तर जब बढ़ता है तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है। गोपालगंज के निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात अभी से पैदा हो गए हैं। गोपालगंज के जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं उसमें सदर प्रखंड का रामनगर, मेहदिया, मकसूदपुर, जगरी टोला सहित दर्जनों गांव शामिल हैं। इन गांवों में जाने वाले रास्ते पानी में डूब गए हैं। यहाँ बाढ़ के पानी का लेवल ज़्यादा है जिसकी वजह से पैदल चलना भी मुश्किल है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से इस दिशा में, इस इलाके में कोई नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग खुद प्राइवेट नाव चलाकर जरूरी काम कर रहे हैं और जिला मुख्यालय तो जाना ही पड़ता है लोगों को, तो प्राइवेट नाव भाड़े पर लेकर वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। गोपालगंज में हर साल करोड़ों रुपए बाढ़ से बचाव को लेकर खर्च किए जाते हैं और बिहार में तो हजारों करोड़ किए जाते हैं, लेकिन हर साल यही तबाही आती है। ये पैसे कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं। और बाढ़ राहत बचाव और कटाव कार्य में कितना मिट्टी गिरा, कितना बालू गिरा, कितना काम हुआ, इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रहता है। तो बाढ़ के नाम पर तो जब भी बाढ़ की आपदा आती है अधिकारी तो मस्त हो जाते हैं, लेकिन जनता पस्त हो जाती है। रामनगर गांव के रहने वाले जो लोग हैं परेशान हैं और गोपालगंज सदर प्रखंड के मलाही टोला और मझरिया के बीच करीब 16.5 करोड़ रुपए की लागत से पायलट चैनल का निर्माण किया गया था। 4.5 किलोमीटर लंबे इस पायलट के उद्घाटन के बाद दावा किया गया था कि यहाँ सदर प्रखंड के निचले इलाके में गंडक से बाढ़ जैसे हालात पैदा नहीं होंगे, लेकिन नेपाल के तराई इलाकों में बारिश होने के साथ ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं गोपालगंज में। तो ये बहुत विकट स्थिति आने वाली है। कोरोना के संकट से बिहार जूझ रहा है, ऊपर से चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल जुट गए हैं, सरकार जुट गई है और इस बीच बाढ़ की आपदा आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये चौतरफा चुनौती है सरकार के लिए ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी। बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरीके से देख रहे थे सरकार का रुख भी जानने वाला है, क्योंकि जल संसाधन मंत्री ने कह दिया कि हम बातचीत कर रहे हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा भी बातचीत की गई है, बताया गया है कि क्या कुछ करना है। लेकिन ये बातचीत का दौर कब तक, क्योंकि इस समस्या अगर बढ़ जाती है तो इसे झेलना बिहार के लोगों को पड़ेगा। ये एक के बाद एक कड़ी जुड़ी हुई है। अगर बांध नहीं बनता है, अगर बांध नहीं बनेगा तो बाढ़ आएगी, बाढ़ से किसानों को इससे नुकसान होगा और इस वक्त किसान किस स्थिति से जूझ रहे हैं ये हम सब जानते हैं। कोरोना संकट काल के बीच एक बिहार की जो स्थिति है वो सूखा और बाढ़ दो बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार का क्या रुख है? देखिए, सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है, क्योंकि
ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। नेपाल एक दूसरा देश है बिल्कुल। और उससे बात तो भारत सरकार ही कर सकती है। तो बिहार सरकार कह रही है कि उसने सूचना भेज दी है केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है। अब ऊपर के स्तर पर क्या बातचीत हो रही है पता नहीं, बातचीत बहुत आगे नहीं बढ़ी है तो साफ पता चलता है, क्योंकि बातचीत आगे बढ़ी होती तो नेपाल की तरफ से बांध पर काम करने से रोका नहीं जाता। तो नेपाल अब लगातार विवाद पैदा कर रहा है। आपको पता है कि नेपाल की संसद ने एक ऐसे नक्शे को अप्रूव कर दिया है जिसमें भारत के कई हिस्से दिखाए गए हैं। तो नेपाल की दावेदारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो भारत चुप तो बैठ नहीं सकता है, लेकिन लगता है कि भारत को एक साथ कई फ्रंट पर मोर्चा संभालना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। भारत चीन से तो लड़ ही रहा है, पाकिस्तान दुश्मन है ही। अब नेपाल जो हमारा सबसे भरोसेमंद साथी था वो भी चीन के इशारे पर हमारे खिलाफ बोल रहा है। बिल्कुल श्रीकांत, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि 2017 में ये बांध टूटा था, बाढ़ की वजह से इसकी मरम्मत शुरू की गई थी, लेकिन मरम्मत में इतनी देरी, लगातार हर साल जब भी बाढ़ आता है बिहार उससे बहुत बुरी तरीके से जूझता है और लगातार उस टाइम ये भी होता है कि तमाम बातें कही जाती है। जब चुनाव आते हैं कई तरह के योजनाएं लाई जाती हैं कि इस बार बाढ़ की समस्या नहीं होगी, इसके लिए इतने पैसे, इतने फंड जारी किए जाते हैं। आखिर वो सारे फंड कहाँ गए? 2017 से ये बांध टूटा हुआ है और अब 2020 है, एक बार फिर हम इस समस्या से जूझते हुए सामने दिखाई दे रही है, ये समस्या खड़ी है। देखिए, मैंने कहा पहले ही कि बाढ़ का इंतजार करते हैं अधिकारी। बाढ़ तो कमाई का जरिया हो गया है। बाढ़ से लड़ने की तैयारी बाढ़ के दौरान थोड़े होनी चाहिए। बाढ़ से लड़ने की व्यवस्था आपको करनी है तो बाढ़ आने से पहले करनी पड़ेगी तैयारी। बिल्कुल। तो बाढ़ जब आती है तब तैयारी शुरू होती है, बाढ़ जब आती है तब बांध की मरम्मत शुरू होती है। तो जब वही है कि आग लग गई तो कुआं खोदने चले हैं, तो कुआं तो खुदेगा नहीं और पानी निकलेगा नहीं, खर्चा तो बहुत हो जाएगा। तो हजारों करोड़ खर्च होते हैं बाढ़ से लड़ने के लिए, बांध बनाने के नाम पर, मरम्मत के नाम पर, बाढ़ से निपटने के नाम पर, राहत बचाव कार्य के नाम पर। अगर सरकार ईमानदारी से समय से राहत कार्य या बचाव कार्य, बांधों का मरम्मत का कार्य शुरू कर दे या बाढ़ निरोधक कार्य शुरू कर दे बरसात आने के पहले, तो बाढ़ की नौबत आएगी ही नहीं। हाँ, कुछ ऐसी नदियां हैं जैसे नेपाल के तराई इलाके में बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो गंडक और कई नदियों में उफान आ जाता है और बाढ़ की नौबत पैदा हो जाती है। तो नेपाल के साथ भी बात करना पड़ेगा, कोई रास्ता बीच का निकालना पड़ेगा कि नेपाल के पानी से बिहार न डूबे। तो हर साल बिहार में बाढ़ या सूखा का सामना करना पड़ता है किसानों को। इस बार जिस तरह से अभी तो मानसून की बारिश शुरू हुई है, इस बार जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है बहुत ज़्यादा बारिश होनी है। तो शुरुआत में ही अगर इतना भयानक स्थिति है, बाढ़ वाली नौबत आ गई है, तो जब बारिश जमकर होने लगेगी, रोज बारिश होने लगेगी, तब क्या हालात होंगे। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और वो भी चुनावी साल में। तो चुनावी साल में अब नीतीश सरकार कैसे इस खतरे से निपटेगी, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे कोसी में जब आपदा आई थी तो नीतीश कुमार ने राहत बचाव कार्य चलाकर उस चुनौती को अवसर में बदला था और कोसी में अपनी पार्टी को खड़ा कर दिया था मजबूती के साथ। लेकिन क्या उसी का इंतजार है इस बार भी कि आपदा आए और फिर उसमें काम करके उस चुनौती को अवसर में बदल के वोट में तब्दील किया जाए? अब सारे सवालों का जवाब तो बिहार सरकार ही देगी। फिलहाल कोई जवाब देने को अभी तैयार नहीं है। अब तो जनता ही इनसे सवाल पूछेगी जब ये चुनाव में जाएंगे, क्योंकि बाढ़ आ जाएगा, तबाही मचेगी, लोग परेशान होंगे और वोट मांगने जाएंगे तो कैसी फजीहत होनी है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल श्रीकांत, लगातार हम चर्चा कर रहे थे भारत और नेपाल के बीच जो विवाद चल रहा है इस वक्त चंपारण तक जो पहुंच गया है, बांध निर्माण को लेकर उसकी मरम्मत को रोक दिया है नेपाल ने और उसको लेकर तमाम चर्चा हमारे साथ श्रीकांत भी मौजूद है। श्रीकांत, हम बात कर रहे थे कि नीतीश लगातार जब आपदा आती है तो उसके अवसर को बदलने की, चुनौती को अवसर में बदलने में बिलीव करते हैं, लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव बहुत सक्रिय हैं और इस मुद्दे पर भी वो बोलते हुए नजर आए कि डबल इंजन की सरकार है और तब भी कुछ नहीं करे। लगातार सामने आते रहते हैं ऐसे मुद्दे, फिर भी अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव आ रहा है तो वो भी इस अवसर को, जो चुनौती है उसको अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार की सरकार अगर चुनौती को अवसर में बदलने का दावा करती है तो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव भला क्यों चुकेंगे। प्रवासी मजदूरों को नीतीश सरकार खुश करने में जुटी हुई है।
क्वारंटाइन सेंटर में उनके लिए बहुत बेहतर व्यवस्था की गई है। भले एक दो क्वारंटाइन सेंटर से आपको खबरें आ जाती हैं हंगामे की, बवाल की और व्यवस्था की, लेकिन ज़्यादातर क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था ठीक की गई है। नीतीश सरकार ने कोशिश की है कि जो मजदूर नाराज हैं उनको खुश किया जाए, कोई भी मजदूर भूखा ना रहे, सबको रोजगार मिल जाए, चाहे वो इंदिरा गारंटी रोजगार गारंटी योजना ही क्यों ना हो, मनरेगा ही क्यों ना हो। तो चुनाव तक तो सरकार ये खतरा नहीं लेगी मजदूरों को नाराज करने का, तो कोशिश जारी है। लेकिन तेजस्वी यादव उन्हीं मजदूरों की समस्या को लेकर, बाढ़ और सूखा की समस्या को लेकर सरकार की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में बीजेपी की अपनी सरकार है, बिहार में भी बीजेपी सरकार में शामिल है। तो डबल इंजन की सरकार क्यों फेल हो रही है, क्यों बार बार बिहार में बाढ़ आ रहा है, क्यों बिहार को बार बार सूखा का सामना करना पड़ता है, क्यों बिहार में समय से बांध की मरम्मत नहीं हो पाती है। तो कई तरह के सवाल उनके हैं जो वो उठा रहे हैं। चुनाव में कितना उनका सवाल लोगों को पसंद आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो देखिए, बिहार का चुनाव जो होता है मुद्दों पर शायद ही कभी होता है, मुद्दे कहने के लिए होते हैं, लेकिन आखिरी में जातीय समीकरण ही अहम रोल निभाता है बिहार के चुनाव में। और महागठबंधन में अभी तक रार मची हुई है। जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं। कहा जा रहा है कि जेडीयू के साथ उनकी बातचीत चल रही है। सन ऑफ मलाह को मना लिया है तेजस्वी यादव ने, सन ऑफ मलाह को डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर दिया है लालू यादव ने, और अब वो महागठबंधन में ही रहेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी भाव नहीं दे रही है, वो कांग्रेस के पीछे पीछे घूम रहे हैं और कांग्रेस के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो बिहार में महागठबंधन में रार मची हुई है और ऐसे में एनडीए एक दूसरी तरफ इंटैक्ट दिख रहा है। तो चुनौती है, तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है और इसी चुनाव में तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य तय होगा। ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। बढ़ते हैं आगे। इसी बीच पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और अभिनेता मनोज तिवारी आज पटना पहुंचे हैं। वहीं इस बीच उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की। मनोज तिवारी ने इस मौके पर जनतंत्र टीवी से खास बात भी की और इच्छा जताई कि वो शहीद सुनील कुमार के बच्चों को उच्च शिक्षा तक के लिए गोद लेना चाहते हैं। अभी मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले मनोज तिवारी। अभी बीजेपी के स्टार हैं, बीजेपी के सांसद हैं, अभी सिटी पोस्ट के स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं, जनतंत्र टीवी के साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार आने का मकसद क्या है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है और ऐसे में मनोज तिवारी अगर दिल्ली से चलकर पटना आए हैं तो कुछ खास बात होगी। मनोज जी, सिटी पोस्ट और जनतंत्र टीवी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। ये बताइए, आप पटना आए हैं इस कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच, कोई खास वजह? जी श्रीकांत जी, मैं आज एक शहीद के गांव जा रहा हूं। आप जानते ही हैं लद्दाख चीन बॉर्डर पे जिस प्रकार से हमारी भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, उसमें कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए। तो एक मेरे मन में आया कि हम जैसे जिसको ईश्वर ने थोड़ा सा सक्षम बनाया है, तो एक न एक किसी शहीद परिवार की जिम्मेदारी हमें उठानी चाहिए। तो यही सोच के साथ आज मैं सुनील कुमार जो शहीद हुए हैं, हवलदार थे और बिहटा के पास उनका गांव है, वहां जा रहा हूं। उस परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की मैंने इच्छा व्यक्त की है। और उसके बाद में जगदीशपुर चंदन यादव शहीद हुए हैं। हमारे इस क्षेत्र, इस बेल्ट से 3 जवान शहीद हुए हैं, कुंदन ओझा, चंदन यादव और सुनील कुमार। तो मैं उन तीनों के गांव भी, उन बाकी 2 के गांव भी उपस्थित होऊंगा ताकि बिहटा में जहां जा रहे हैं शहीद के परिवार को अडॉप्ट करने, क्या करेंगे उसके बाद? हमने टीवी पे सुना था कि उनके भाई अनिल कुमार जी बता रहे थे कि सुनील की इच्छा थी कि उसके बच्चे हायर एजुकेशन तक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और अब पता नहीं हमारा सपना कैसे पूरा होगा, उनका सपना। बीजेपी की जनसंवाद रैली को लेकर राजनीतिक गलियारों में उठापटक शुरू हो गई है। बीजेपी एक और जनसंवाद रैली के माध्यम से अपने विधायक, सांसदों और कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर हौसला अफजाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन जनसंवाद रैली का थाली बजाकर विरोध जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है।
आज जनसंवाद रैली जो वर्चुअल रैली खास करके जो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी संबोधित कर रहे हैं। थाली पिटवाया था, ताली पिटवाया था। हम लोग भी सपोर्ट किए थे, हम लोग भी किए थे, लेकिन आज कोरोना देश से नहीं गया है, बल्कि और संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन मोदी जी के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के सभी लोग आज धर्मेंद्र प्रधान जी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो झारखंड में वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। तो ये अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, भाजपा को केवल दिखाने के लिए, जबकि हमारे फौज सीमा पे कत्लेआम हो रहे हैं। चीन के फौज हमारे फौजी को 20 आदमी को मार दिए हैं, उस पर कभी कोई बयान नहीं आया सरकार की तरफ से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।